हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना होता है वो होता क्या है एक्चुअली। देखिए, जब हम कोई भी किताब लेते हैं मार्केट से या कहीं से भी, आपके पास कोई किताब होगी तो आप उसको खोल के देखेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में कंटेंट दिया रहता है कि आप अगर इस किताब को परचेज़ कर रहे हैं तो आप इस बुक में ये चीज़ पाएंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ है जो हमारा संविधान एक किताब है, उसका जो प्रीफेस वाला पार्ट है यानी कि जिसमें इंडेक्स या कंटेंट दिया रहता है, तो वही एक तरीके से हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल उसको कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। जब हमारा ये प्रीफेस है तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है ही। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको एक बार इंग्लिश में, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी भारतवासी होने के नाते हमें जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुए शब्द हैं उन सभी का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, प्लस हम सभी को ये याद भी होने चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को ये पूरी अच्छे तरीके से कंठस्थ है। मुझे तो याद नहीं है अभी, अगर टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ तो मुझे इसके वर्ड्स याद हैं कि इसमें ये वर्ड है, बट वर्ड टू वर्ड जो होता है क्रमबद्ध तरीके से मुझे अभी याद नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा साथ ही साथ मेरे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। देखिए जस्टिस कितने टाइप्स की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इसका मतलब देखिए यहाँ पे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को समर्पित करें। तो इसका मतलब जो हमने अभी पढ़ा है इसका क्या मतलब होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। अब आपको यहाँ से एक चीज़ मिल गई होगी कि 26 नवंबर 1949 को वो डेट है जब इसको इनैक्ट भी किया गया था और एडॉप्ट भी किया गया था, मतलब कि अपनाया भी गया था और अधिनियमित भी किया गया था। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 26 नवंबर 1949। अब देखिए अगर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे ये चीज़ वही लिखी गई है कि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल था इसमें जो ये आप सोशल वर्ड देख रहे हैं, ये सोशल वर्ड माने कि जो समाजवादी वर्ड है ना, वो हमारे संविधान में ओरिजिनल नहीं था। मतलब अगर कहा जाए जब संविधान का प्रियम्बल बना था तो वो नहीं था। वो कब आया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो वो था सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, मतलब कि समाजवाद शब्द जोड़ा गया। उसके बाद जो सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी मतलब कि यूनिटी वाला शब्द उसको जोड़ा गया था। तो इस तरीके से जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। जो हम सॉवरेनिटी देखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि ये भारत के लोगों को परम संप्रभुता की ओर इंगित करता है। इसका मतलब होता है कि अन्य कोई भी राज्य या कोई भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण के हम लोग अधीन नहीं है। मतलब हमारे ऊपर किसी भी अन्य दूसरे राष्ट्र का या किसी दूसरे अन्य देश का कोई भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम इतने ज़्यादा कैपेबल, सक्षम, संप्रभु हैं कि हम अपने देश के अंदर विद्यमान जितनी भी घटनाएं हो रही हैं घटित, उनसे संबंधित हम सभी फैसलों का निर्णय कर सकते हैं।
तो हम इतने संप्रभु हैं, मतलब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ना आके हमें कोई बाहर से बता सकता है कि आपको ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए। आपने एस जयशंकर, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं, वो फॉरेन जाते रहते हैं विदेशों में, तो आपने उनकी स्पीच को सुना होगा, तो ये चीज़ स्पष्ट रूप से अब झलकती है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के आने के बाद से जो उनका कैबिनेट में जिसको भी उन्होंने रखा है, तो कुछ सोच समझ के रखा है। तो इस तरीके से मैं देखती हूँ, हमारे जब एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है, वो अगर बोलते हैं, जैसे तेल की कीमतों पे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, वही उनका बहुत फेमस वायरल हुआ था कि हम सभी को यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। हम सभी अपने अपने देश का एक अस्तित्व है, हम सभी संप्रभु हैं। मतलब कि हम अपने निर्णय लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं कि हमें तेल कहाँ से परचेज़ करना है। हमें कोई ऐसा दूसरा आके सिखा नहीं सकता। तो ये चीज़ बिल्कुल संप्रभुता को प्रदर्शित करती है, सोवरेनिटी। अब देखिए, जो समाजवादी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उस शब्द का अर्थ होता है कि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखा जाए, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं सह अस्तित्व में रहें, तो वही है समाजवादी। ओके, तो ये सभी जो शब्द हैं, मतलब कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि राष्ट्र के स्तर पे, नेशनल लेवल पे कोई एक पार्टिकुलर धर्म को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस न दी जा रही हो, तो वो होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब राष्ट्र स्तर पे कोई एक विशेष धर्म नहीं है हमारे देश में। ओके, सभी धर्म समभाव, जो सभी प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे देश में हैं, वो सभी बिल्कुल इक्वल हैं। राष्ट्र स्तर पे कोई भी धर्म नहीं है, तो वो होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। समाजवाद का मतलब है कि जितने भी निजी व्यवसाय हैं या सार्वजनिक हैं, तो ये सभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब कि जो हमारा देश अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर है, और ये अभी से नहीं है, ये पहले से ही है। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए हुए थे 1992 में, नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्रालय के अधीन थे, उस टाइम पे ये चीज़ आई हुई थी कि अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ताकि जो हमारे देश में है निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों का सह अस्तित्व बना रहे। तो ये चीज़ होती है समाजवाद। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे अगर समानता, तो समानता वही शब्द है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के सामने हर कोई व्यक्ति समान होता है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी शब्द है, और लिबर्टी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब आपको पता है कि समाज में जितने भी आपके राजनीतिक विचार हैं या व्यवहार हैं, आप सभी को स्पष्ट रूप से शक्ति मिली है कि आप रख सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं हो सकता कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं करना है जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए या दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को खिलाफ में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पे अच्छे अर्थों में लिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक निर्धारित सीमा के भीतर। मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ भी हम अपनी मनमानी करते रहें। क्या कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता हमें दी गई है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आप बोर्डिंग या होर्डिंग वगैरह फाड़ते फिरे या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करते रहें। ये चीज़ की स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। ओके, तो आई होप आपको ये वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस क्रम में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, जो न्याय होता है वो 3 प्रकार का होता है, स्वतंत्रता ये 5 प्रकार की होती है, समानता ये 2 प्रकार की होती है, और जो बंधुत्व की भावना है वो 1 है, मतलब यूनिटी। इसको हम लोग फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से। देखिए, जो जस्टिस है माने कि जो न्याय है, तो न्याय देखिए, एक सोशल माने सामाजिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक, और पॉलिटिकल माने राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय हमें दिया गया है। लिबर्टी क्या होती है, माने स्वतंत्रता हमें किस प्रकार की दी गई है। थॉट माने सोचने की स्वतंत्रता दी गई है, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास यानी बिलीफ की, फेद माने कि जो हमें विश्वास रखना चाहिए उस चीज़ की, बिलीफ और फेद ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, ध्यान रखना है आपको। और वर्शिप माने पूजा, 1, 2, 3, 4 और 5 ये इतने प्रकार की हमको लिबर्टी दी गई है। विश्वास, आस्था, देखिए इसका बिलीफ मतलब विश्वास हो जाएगा, इसका फेद आस्था, वर्शिप पूजा, एक्सप्रेशन माने जो अभिव्यक्ति होती है, और ये थॉट मतलब विचार। तो 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता मिली है। जस्टिस यानी न्याय हमें 3 प्रकार की मिली है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी हमें स्टेटस का भी मिला है और अपॉर्चुनिटी का भी मिला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इक्वालिटी हमको समानता 2 प्रकार की मिली हुई है। फ्रेटर्निटी माने बंधुता हमें 1 प्रकार की मिली है, माने कि यूनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी 3, 5, 2, 1। तो ये प्रकार है, अभी हमने देखा भी। और देखिए, एक चीज़ और है, हमको ये क्रम पूछ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा शब्द है प्रियम्बल में, सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, फिर रिपब्लिक है लास्ट में। हम सबसे पहले सॉवरेंटी को प्रूव करते हैं, फिर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड लास्ट में रिपब्लिक। ये शब्दों का क्रम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बात करें
न्याय देखिए वही चीज़ है, मैंने आपको बताया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी भी प्रकार के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज बनाना चाहता है। आर्थिक का अर्थ यह होता है कि उनकी जो समाज में रहने वाले उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा। सभी लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कमाने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो ये आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, बात करें, प्रियम्बल स्पीक्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में दे दिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रीडम कितने प्रकार की मिली है, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, इक्वालिटी ये 2 प्रकार की मिली है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और जो ये जस्टिस कितने प्रकार की मिली है, तो सोशल 1, इकोनॉमिक 2 और पॉलिटिकल 3। और जो ये प्रियम्बल है, ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो डिग्निटी होती है उसको संभाले रखना, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखिए जो ये प्रस्तावना है ना, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों शब्दों को 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे जोड़ा गया था। उससे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, माने कि मूल कर्तव्य हैं, उनको भी जोड़ा गया था। अब देखिए जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है। इसमें संविधान का पूरा सारांश निहित है, समरी जो होता है ना, वही निहित है। जैसे हम कंटेंट या इंडेक्स अपनी किताब के पहले का पढ़ते हैं, प्रीफेस वही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रस्तावना जो होती है संविधान की आत्मा होती है, क्योंकि ये संविधान का एक हिस्सा है। और देखिए जो प्रस्तावना होता है ना, प्रियम्बल, ये संविधान के व्याख्याकार के रूप में कार्य करती है। मतलब अगर हमें कभी व्याख्या करनी हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसको कोर्ट में ले जाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। सिर्फ ये व्याख्या करने के ही काम आएगा कि हमारे संविधान में ये चीज़ का वर्णन है। ये कोई आर्टिकल, अनुच्छेद की तरह या नियम की तरह नहीं है, कानून की तरह नहीं है। जब भी संविधान की व्याख्या में संदेह का प्रश्न उठता है तो प्रस्तावना के जो भी निर्णय लिए जाते हैं, प्रस्तावना को मद्देनजर रख के लिए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। और प्रस्तावना जो होती है वो संविधान की कुंजी होती है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना खूब सारा ख्याल रखिए। आई होप आपको प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्लीट हो गए होंगे। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए।